ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 इंड होते थे इसमें, हमने बताया था, इमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, इमिटर, बेस और कलेक्टर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पी एन पी है या एन पी एन है। ठीक है, ये आपका बेस, इमिटर, कलेक्टर डिसाइड होगा। ठीक है, कोई भी पीएनपी ले, एनपीएन ले, हमेशा ध्यान रखना कि इमिटर बेस कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बायस होगा, ए बी फॉरवर्ड होगा, बी सी बैकवर्ड होगा, है ना। ए बी सी, ई बी सी एक्चुअली में, तो ए बी सी हमने कर लिया आपने समझने के लिए। ये ई बी आपका फॉरवर्ड होगा और बी सी आपका बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड का मतलब रिवर्स बायस है ना, बैकवर्ड को रिलेट करने के लिए, समझने के लिए है। तो चलिए पढ़ते हैं कॉमन इमिटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर EMITTER, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम बनाने चल रहे हैं और आपको बता दिया गया कि आपका इमिटर कॉमन है, मतलब हुआ कि इमिटर जो होगा उसी को हम जो है ग्राउंड कर देंगे। तो कर देते हैं ग्राउंड इमिटर को। इमिटर को सबसे पहले ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड कर दिया इमिटर को, ये अपना ई हो गया, ये अपना कलेक्टर हो जाएगा, ये अपना कलेक्टर हो गया। सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं खाली, सॉरी। चलिए वोल्टेज मेजर करते हैं, बीसीई। ओके, वोल्टेज मेजर करते हैं, उसके लिए वोल्ट मीटर लगा देते हैं यहाँ पे। बी कलेक्टर इमिटर वोल्टेज होगा तो बीसीई लिख देंगे, और यहाँ पे लोड लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसी पे हमको आउटपुट वोल्टेज लेना होता है। ये लगा देते हैं, रियास्टर लगा देते हैं। बी कलेक्टर हो गया, आधी सर्किट तो अपनी कंप्लीट हो गई बेटा। अब दूसरी सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो बी को जोड़ देते हैं माइक्रोमीटर के साथ में। डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, हम करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एनपीएन ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम कर ले रहे हैं। ध्यान रखना हमेशा बीई फॉरवर्ड बायस होगा, तो एनपीएन लिया हुआ है हमने, एन को नेगेटिव से, पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया है हमने। ये हमारा बी
BB हो गया। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज इसको भी मेजर करना पड़ेगा। ये वोल्टेज हो जाएगा अपना BE। ठीक है, ध्यान रखना ये जो वोल्टेज वाला है ये वाला अगर आप बाद में बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये NPN हो गया, तो करंट का डायरेक्शन इसमें इधर ही होगा, ऐसे यहाँ करंट आए तो करंट यहाँ से इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये बन गया आपका सर्किट अरेंजमेंट। ठीक है, फॉर स्टडिंग द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। 3 कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है। ठीक है, ई को हमने ग्राउंड किया है। ठीक है, R1 ले लो, RL लिख लो, जो भी लिखो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, यूज करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा और किस तरीके का डेटा अपने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखो कि इमिटर और बेस के बीच में ये इनपुट होगा आपका, और इमिटर और कलेक्टर आपका आउटपुट सिस्टम दे रहा है। देखो दोनों में ई कॉमन है, ये आपका इनपुट सर्किट है, ये आपका आउटपुट है। इनपुट सर्किट में बेस और इमिटर है, आउटपुट में कलेक्टर और इमिटर है, तो दोनों में ई कॉमन होगा, इसलिए इसको कॉमन इमिटर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई सबको? नाउ अब इसमें जो करंट बी पे आ रही है इस करंट को IB कहेंगे। क्या कहेंगे? इस करंट को IB कहेंगे, जो बी पे आ रही है। जो करंट ई से निकलेगी उसको IE कहा जाएगा, और जो करंट आपके कलेक्टर में आएगी या यहां से आएगी इसको IC कहा जाएगा। ठीक है, ओके। तो IB, IE, IC 3 तरीके की करंट है आपके पास में। IB, IE और IC की करंट है, 3 तरीके की करंट है। अब देखो क्या क्या पढ़ना है अपने को। अपने को सबसे पहला चीज पढ़ना है BE एंड IB। BE एंड IB में क्या रिलेशन होगा और क्या ग्राफ मिलेगा अपने को। ठीक है, दूसरा अपने को पढ़ना पड़ेगा BCE और IC में क्या रिलेशन होगा। BCE एंड IC, इसको वर्सेस लिखे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 स्टडी अपने को करनी है, देखना है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो चलिए इसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं कि BBE को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कहाँ तक बढ़ेगा वैल्यू, कितनी वैल्यू बढ़ेगी, कितनी होगी, और BEC क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। NPN ट्रांजिस्टर है, यानी ये N है, ये P है और ये N है। ध्यान रखना कि P में होल्स आपके कैरियर्स होते हैं मेजॉरिटी, और N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, ओके। तो बैटरी से होल्स जा रहा है और होल्स मूव करेगा यहाँ। ठीक है, तो चलिए इसमें लिख लो थोड़ा सा। लिखो वेरिएशन ऑफ बेस करंट, द वेरिएशन ऑफ द बेस करंट IB with base emitter voltage BB is called the input characteristics. This is called input characteristics.
और ये वेरिएशन जो है इसको बोलेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो कॉमन सा सेंस है कि अगर बीबी को बढ़ाएंगे तो आईबी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? ज्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे, ज्यादा वोल्टेज बैटरी लगाएंगे, ज्यादा वो आपको देगा होल्ड, ज्यादा एनर्जी देगा ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का देखते हैं वेरिएशन क्या मिलता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आईबी होगा यहाँ पे इस एक्सिस पे, यहाँ पे क्या होगा? बीबीई होगा। ध्यान रखना जब भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो बीसीई की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? बीसीई की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे। तो चाहो तो नोट कर लो, व्हेन स्टडीइंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कीपिंग बीसीई कांस्टेंट। तो हर एक बीसी पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी ले लो। ये 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, 0.8 हो गया। थोड़ा इसको आगे लिखना चाहिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपका 0.8 एंड सो ऑन, ये बन गया BBE। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इस सिचुएशन में आपके पास फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा सिस्टम। जैसे फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होता था उसी तरीके से ग्राफ होगा, क्योंकि इमिटर बेस जंक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस की तरह आपका बिहेव करेगा ये, और कुछ इस तरीके का करंट मिलेगा आपको बीसी की एक फिक्स वैल्यू के लिए। तो सपोज बीसीई की ये वैल्यू है आपकी 8 वोल्ट। अगर बीसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आईबी को नेग्लिजिबली अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कर्व आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिलेगा। ठीक है, तो अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक आप कर लेते हो, एक भी कर्व बना लेते हो, स्टडी कर लेते हो तो सफिशिएंट होगा। किसी भी वोल्टेज पे बनाओगे एक जैसा कर्व दिखेगा आपको। जैसे 8 पे बनाया तो ये दिखा, 12 पे बनाते तो ये कर्व कुछ इस तरीके से दिखता। लेकिन देखो दोनों कर्व आइडेंटिकल ही है। ठीक है, 12 वोल्ट। तो एक कर्व बना करके एक ही बीसी की एक ही वोल्टेज फिक्स करके इसकी स्टडी कर लेना सफिशिएंट होगा। ठीक है बेटा ना, ये बात समझ में आ गई। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है ये टिपिकल फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस डायोड के तरीके से काम करेगा, ये बिल्कुल वही सेम कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई।
यस नो मे बी ओके। अब देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान रखना, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इनपुट वाला जो वोल्टेज है उसको फिक्स करना पड़ेगा, कीपिंग VBE कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका रिवर्स बायस है। ठीक है, ठीक है, ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करता है। देखते हैं क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बीबी का इम्पैक्ट होगा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट करंट प्रोवाइड करेगा। बीबी की वैल्यू बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे तो आई और आईसी चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ग्राफ इसका भी कैसे मिलता है। ग्राफ अपने को BCE की वैल्यू है और यहाँ पे IC है। ठीक है, BCE है, यहाँ पे IC है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। अगर IB ज्यादा होगा, यहाँ डायग्राम में देखें, IB की वैल्यू बढ़ेगी तो IC की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। तो IC चूंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इसका अपना कुछ नहीं है। तो अगर इसके ग्राफ को, इसके वेरिएशन को देखें तो इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से मिलता है अपने को। वहां पे पॉइंट में वोल्टेज था, यहाँ पे 1 2 3 में चलेगा वोल्टेज, 1 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरीके का चलेगा वोल्टेज यहाँ पे। अब बेस करंट की वैल्यू पे डिसाइड करेंगे कितनी कितनी वैल्यू होगी। तो बेस करंट कम होगा तो IC कम होगी, बेस करंट ज्यादा होगी तो IB ज्यादा होगी। और उसमें वोल्टेज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में इनिशियली जो है ये वोल्टेज BC थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है इस पे। मान लेते हैं ये आपका 2 मिली एम्पियर है, ये 4 मिली एम्पियर है, ये 6 मिली एम्पियर है, ये 8 मिली एम्पियर है, ये 10 मिली एम्पियर है, ये 12 मिली एम्पियर है, ये मिली एम्पियर में है। ठीक है, तो एक वैल्यू फिक्स करते हैं। अगर 10 माइक्रो एम्पियर आपकी IB वैल्यू है तो 10 माइक्रो एम्पियर पे जो आपकी वैल्यू होती है ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। एक वैल्यू पे आता है, फिर ये इस तरीके से कांस्टेंट हो जाता है 10 माइक्रो एम्पियर। मतलब इनिशियली हेल्प करता है ये, और उसके बाद में जब सैचुरेशन को पहुंच जाता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट हो जाता है। अगर फिर से IB को चेंज करेंगे, IB को बढ़ा दें तो ये वैल्यू और बढ़ जाती है, ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर हो अगर IB, ये IB है। इसी तरीके से अगर IB को और बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी इस तरीके से, 30 माइक्रो एम्पियर पे हो गई। और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ जाएगी इस तरीके से, 40 माइक्रो एम्पियर पे हो जाएगी। ये है IB फिक्स्ड, क्योंकि आपने BB को फिक्स कर दिया है तो IB भी फिक्स्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेगा इनिशियल फेज में। इनिशियल वैल्यू में आप देख सकते हैं कि ये IC BC के साथ में वेरी कर रहा है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन इसको अचीव हो रहा है, जैसे ही सिचुएशन अचीव हो रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान रखना, कैलकुलेशन के पर्पज से जो इसका लीनियर सेगमेंट है, यहाँ पे भी देखो एक हिस्सा इसका लीनियर होगा और यहाँ पे भी इसका एक हिस्सा लीनियर है।
तो जो इसका लीनियर सेगमेंट है उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट लाइन हो गया उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ वहीं तक वैलिड होता है जब तक करंट पोटेंशियल पे डिपेंडेंसी बनी रहे, ठीक है। बात हो गई। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें जानना होगा इनपुट रेजिस्टेंस। क्या जानना होगा? इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको RI कहा जाता है। ये वैल्यू हो जाएगा आपका डेल्टा बी PE अपान डेल्टा IB, यानी इसका जो भी लीनियर पोर्शन, ग्राफ में जितना पोर्शन भी लीनियर आपको दिखे बनाते समय, एक्सपेरिमेंट करते समय, ये पोर्शन जितना भी लीनियर पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन तक के लिए ये आपका डेल्टा BB हो जाएगा और इसके करस्पोंडिंग जो करंट की वैल्यू होगी आपकी वो डेल्टा IB हो जाएगी। तो डेल्टा BB अपान डेल्टा IB करके आप इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस प्रोसेस में हमने कांस्टेंट रखा हुआ है BCE को, BCE कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी ग्राफ से निकले आपकी। इसी तरीके से आउटपुट सर्किट्स में आपको आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आउटपुट रेजिस्टेंस, इसको RO कहा जाता है और ये हो जाएगा आपका डेल्टा BCE अपान डेल्टा IC। बहुत इजी है। कांस्टेंट रखना है करंट IB को या BBE को। करंट IB को कांस्टेंट रखना है या BBE को, दोनों बात एक ही है ना। ये वाला पोर्शन यहाँ पे किसी भी एक कर्व को ले लेना आप, और वहां पे डेल्टा BC में चेंज और डेल्टा IB में IC में चेंज निकाल के आप आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यस ठीक है। ठीक है, कई बार डिस्कशन के लिए बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनिशियली में ये करंट इंक्रीज क्यों करती है, फिर कांस्टेंट क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर आपको बाइसिंग में मिलेगा। आप देखोगे तो इनिशियली आपका जो है कलेक्टर बेस वो रिवर्स बायस की तरह बिहेव नहीं कर रहा होता है, इसलिए लिनियरली वेरी कर रही है, करंट आपको मिल रही है। और जैसे जैसे BC की वैल्यू सफिशियंट होती है तो उसको रिवर्स बायस के लिए फोर्स कर पाए। एक बार फिर से डायग्राम को देखो चल करके, यहाँ पे ये BCC है आपके पास में, BCE वोल्टेज है आपके पास में। जब इतना हो जाए कि इसको रिवर्स बायस के लिए फोर्स कर दे, यानी रिवर्स बायस कर दे आपके ट्रांजिस्टर को, तो आपको कोई भी करंट मिलनी बंद हो जाती है, ऑलमोस्ट VO सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई पूछे तो। दो बातें हो गई, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको लगाने का, यूज करने का फायदा क्या हुआ। तो फायदा ये हुआ कि अगर आप इनपुट वाली करंट को देखो तो ये माइक्रो एम्पियर में है, आउटपुट वाली करंट आपको मिली एम्पियर में मिल रही है, ठीक है।
और इसी को बोलते हैं हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसीलिए यूज करेंगे ट्रांजिस्टर को, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसको जनरली बीटा से लिखा जाता है और इसको डिफाइन किया जाता है चेंज इन वैल्यू ऑफ आईसी व्हेन सम चेंज अकर्स इन वैल्यू ऑफ आईबी प्रोवाइडेड बी सी ई इज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, तो लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। लिखो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ the change in collector current to the change in base current at constant collector emitter voltage, when the transistor is in active state, रिपीट कर रहा हूं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट ए कांस्टेंट कलेक्टर इमिटर वोल्टेज व्हेन द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, कई बार एग्जाम में एक टर्म लिख के आता है व्हाट इज स्मॉल सिग्नल करंट गेन। जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है इसी को कहा जाता है स्मॉल सिग्नल करंट गेन। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्मॉल सिग्नल करंट गेन। ठीक है, ध्यान रखना आईसी मिली एम्पियर में है, ये माइक्रो एम्पियर में है, तो बीटा की वैल्यू 1000 में जाएगी। ठीक है, कम से कम 1000 में। अगर डीसी करंट यूज करें पूरा डीसी के टर्म में, तो बीटा डीसी अगर लिखना होता अपने को, तो बीटा डीसी को भी हम आईसी अपान आईबी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो आईसी है वो आईबी के साथ में लिनियरली इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर आईबी 0 हो जाए तो आईसी 0 हो जाएगी। इसको बीटा एसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा एसी। बीटा एसी और डीसी लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का तो एक यूज समझ में आ गया कि इसको एज अ करंट एम्प्लीफिकेशन यूज करेंगे, एम्पलीफायर यूज करेंगे, स्मॉल करंट इनपुट करेंगे, लार्ज करंट आपको आउटपुट में मिलेगी, करीब करीब 1000 टाइम्स मोर करंट आपको मिल रही है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज किया जाता है, ध्यान रखना कॉमन इमिटर मोड में ही यूज करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। आप चाहो तो इसको होमवर्क के तौर पे लेकर के कर सकते हो। अपनी बुक खोलो, देखो उसमें है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बताएं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को बाइंड अप करते हैं इसी के साथ में।
तो डायोड का मैकेनिज्म जिसको समझ में आ गया उसको गेट का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जो आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या लॉजिक गेट्स या बुलियन अलजेब्रा होगी, इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, या लेवल 0 होगा या लेवल 1 होगा, या लेवल 0 होगा लेवल 10 होगा, मतलब दो ही ऑप्शन होंगे इसमें। ठीक है, इसलिए इसको बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ठीक है बेटा। यस। अब तक हमने जो देखा था करंट का वो इस तरीके का सिग्नल पड़ा था, ये सब कंटिन्यूअस सिग्नल थे। अब कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं होंगे हमारे पास में, या तो ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। ठीक है, जो कंटिन्यूअस सिग्नल था इसको हम एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है पल्स वेव फॉर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? डिजिटल सिग्नल में पढ़ना है, इसको बोलते हैं पल्स वेव फॉर्म, पल्स वेव फॉर्म। ठीक है, पल्स होगा या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगी, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज, मैक्सिमा एंड मिनिमा ओनली, नो बिटवीन वैल्यूज। ठीक है, discrete values of voltage possible only। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है डायग्राम बना करके, खाली कॉन्सेप्ट समझ लो बस। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल, डिजिटल सिग्नल्स। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल सिग्नल्स। ये इस तरीके से वैरी करेगा टाइम के साथ में, कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, ये टाइम के साथ में है, टाइम टी हो गया यहाँ पे, ये आपका वोल्टेज हो गया, वोल्टेज एम्पलीट्यूड। ध्यान रखना किसी भी पॉइंट पे एक वैल्यू फिक्स कर लेना है आपको। तो सपोज करते हैं कि ये लेवल 1 हो गया है और नीचे वाला आपका लेवल 0 है, तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो किसी भी टाइम पे अगर ये ऑन है तो ऑफ नहीं हो सकता, और अगर ये ऑफ है तो ऑन नहीं हो सकता। तो सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक ये ऑन है तो 0 ही रहेगा, यहाँ से अगर आपने स्विच इसको ऑन कर दी, स्विच ऑन रहेगी तब तक ये ऑन ही रहेगा। सपोज ये ऑफ कर दी तो ऑफ कर दिया तो फिर से ये ऑफ रहेगा, फिर आपने ऑन कर दिया तो फिर से ये ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ कर दिया फिर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, कोई वैल्यू नहीं मिलना है आपको। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ करोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसलिए डिजिटल सिग्नल को प्रेजेंट करने के लिए हम बाइनरी नंबर यूज करते हैं, और बाइनरी नंबर 0 और 1 यूज करते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ लेवल, फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट। ऑन का मतलब 5 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया, 15 वोल्ट, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। हर एक सिस्टम के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब 5 वोल्ट का है तो 5 हो जाएगा, खाली 5 रखो। 10 वोल्ट आपको रखना है तो सिर्फ 10 रखो 1 की वैल्यू। ठीक है बेटा, सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है आपके पास में। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नल है या जो है ये बुलियन अलजेब्रा से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और इनका जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओगे उसमें दो ही वर्ड यूज करने हैं, दो ही डिजिट यूज करने हैं, वो 0 और 1। ठीक है, 0 का मतलब आप मानेंगे, 1 का मतलब ऑन मानेंगे। डायोड के टर्म में यूज करेंगे तो 0 का मतलब रिवर्स बायस और 1 का मतलब फॉरवर्ड बायस। ठीक है,
ओके। Yes, sir. तो डिजिटल सर्किट में दो ही वैल्यूज हैं, ओनली टू वैल्यूज, 0 और 1। 1 कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में सर्किट में डायग्राम में वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे वही वैल्यू हो जाएगी 1 की। जो भी मिनिमम वैल्यू लिखी होगी वही 0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। इसी पे बेस्ड आपके पास लॉजिक गेट बनते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट मतलब जिसमें लॉजिक लगे, और गेट वो गेट जो लॉजिक से चले। ठीक है। वो गेट जो लॉजिक चले, जैसे आप अपने स्कूल में जाते हो, आपके पास आई कार्ड है तो आपका गेट खुल जाएगा, आई कार्ड नहीं है तो गेट नहीं खुलेगा, है ना। आपका आई कार्ड लेकर के मैं जाऊं तो भी गेट खुल जाएगा, आई कार्ड नहीं गेट नहीं खुलेगा। तो लिखो लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स आर लॉजिक गेट्स आर लॉजिक गेट्स आर electronic circuit. Logic gates are electronic circuits using diodes, transistors, etc. which which process which process the digital signal which process the digital signals which process the digital signals in a specific manner. In a specific manner. Logic gates are used in calculators. Logic gates are used in calculator. Digital watches, computers, robots, etc. कंप्यूटर, रोबोट, एक्सेट्रा। ठीक है। ठीक है। देखो, a light switch in our house is very simple analogy of working of a digital circuit. The light is either on or off, okay, depending on the switch position. When the light is on, the output value can be assumed to be 1. When light is off, the output value is 0. The inputs are the position of the light switch, okay. तो लॉजिक गेट बनाएंगे हम, आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, 3 बेसिक गेट्स होंगे। उसके बाद में हम बनाएंगे इन पे बेस्ड बाकी गेट, नैंड गेट और बाकी गेट्स। ठीक है। लॉजिक गेट्स देखो, लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। A gate is logic circuit which has one or more inputs but only one outputs. ठीक है। One or more inputs but only one output. ठीक है। जैसे घर में कोई सर्वेंट है आपके यहाँ,
तो आप भी उसको काम करने के लिए बोल सकते हो, आपके फादर भी बोल सकते हैं, आपकी मदर भी बोल सकती है, आपका कोई रिलेटिव आया वो भी बोल सकता है। ठीक है, सबने कहा पानी ले आओ तो पानी लेकर आएगा, तो काम उसका एक ही होगा। और अगर वो काम नहीं करता है तो चाहे आप बोलो, चाहे मदर बोले, चाहे फादर बोले, चाहे रिलेटिव बोले, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, लॉजिक गेट में इनपुट्स कई सारे हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा। आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 0 होगा या 1 होगा, मतलब या तो काम हो रहा होगा या काम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ओके। Yes, ये sir. एक लॉजिकल रिलेशन फॉलो करेगा जिसको हम ट्रूथ टेबल बोलेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स और भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट आएगा, दोनों को ध्यान रखेंगे। बेसिक लॉजिक गेट्स, ये सबसे पहला होता है ऑर गेट। ऑर गेट, दूसरा जो होता है इसको एंड गेट कहा जाता है, और जो तीसरा होता है इसको नॉट गेट कहा जाता है। जैसे इनके नाम हैं जो इंग्लिश है उसी के हिसाब से ये काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आर का मतलब होता है, जिस तरीके से हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं यूनियन, क्या पढ़ते हैं, यूनियन। ठीक है, एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी का जब कहते हैं तो कहते हैं कि एक्स एलिमेंट आइदर ए आर एक्स एलिमेंट बी, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। तो आर गेट में से जितने पॉसिबल इनपुट होंगे उनमें से किसी से भी अगर आपको ऑर्डर मिल गया है तो आउटपुट आपका पॉजिटिव होगा। बहुत इजी है समझना। ठीक है, एंड गेट आपका इंटरसेक्शन के तरीके से होता है, जैसे हम बोलते हैं एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स एलिमेंट बी, मतलब एक्स को ए और बी दोनों का एलिमेंट होना जरूरी है। यानी इसमें जितने पॉसिबल इनपुट होंगे अगर सब ऑन होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, तभी आपको आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से नॉट गेट होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ते थे, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ते थे, एक्स एलिमेंट ए डैश, इसका मतलब होता था एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो ए का एलिमेंट ना हो वही ए डैश का एलिमेंट होगा, यानी नॉट का एलिमेंट होगा, यानी जो कुछ भी आप करोगे उसका उल्टा आपको मिलेगा। अगर आपका इनपुट ऑफ है तो आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेगा, इनपुट आपका ऑन है तो आउटपुट आपको ऑफ मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो आर का मतलब जितने इनपुट है, ऑल इनपुट इफ पॉजिटिव देन ओनली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट, अदरवाइज यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट। एंड का मतलब, सॉरी, आर का मतलब कोई भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलेगा, एंड का मतलब सारे पॉजिटिव तभी पॉजिटिव, नॉट का मतलब जब नेगेटिव तभी मिलेगा आपको पॉजिटिव। किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। तो देखते हैं हर एक का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल होगा। तो आर गेट में हमने कहा कि कोई भी एक ऑन होगा तो आपको मिल जाएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ए बी, कम से कम 2 ऑप्शन तो देना ही देना है आपको, ए बी, ये आउटपुट है। अब इसमें ए को ऑन करोगे तो भी आपको यहाँ करंट मिलेगी, बी को ऑन करोगे तो भी करंट मिलेगी, ए बी दोनों को ऑन करोगे तो भी करंट मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपके लिए किसका, आर गेट का। इसका ट्रूथ टेबल जो होता है वो इस तरीके से होगा, ट्रूथ टेबल।
ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। इनपुट में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ए और बी। इनपुट में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ए और बी। लिख लो दोनों को, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये वाई का हो गया। ध्यान रखो, ए ऑन है, बी ऑफ है, तो आर में दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट 1 मिलेगा। ए ऑफ है, बी ऑन है तो भी आपको 1 मिलेगा। ए ऑन है, बी ऑन है तो भी आपको 1 मिलेगा। ए ऑफ है, बी ऑफ है, तभी आपको 0 मिलेगा यहाँ। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? आर में ए बी दोनों में से कोई भी स्विच ऑन है तो करंट पास होगी, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से एंड गेट में क्या होगा, जब दोनों ऑन होंगे तभी मिलेगा। क्या होगा, एंड गेट में जब दोनों ऑन होंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, जो एंड गेट का सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, और जो इसका ट्रूथ टेबल होगी वो इस तरीके से बनेगी। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। इनपुट में दो ऑप्शन है आपके पास, ए एंड बी। आउटपुट में एक ऑप्शन है वाई, एक ही मिलना आउटपुट आपको। देखो इसमें 1 ऑन है 2 ऑफ है तो नहीं मिलेगा 0, 1 ऑफ है 2 ऑन है तो भी 0, 1 ऑफ है 2 ऑफ है तो भी 0। सिर्फ एक ही कंडीशन है मिलने का, जब 1 भी ऑन हो बी भी ऑन हो तभी आपको वाई मिलेगा। ठीक है बेटा, सिंबल ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ टेबल तो बन जाएगी मीनिंग से ही। थर्ड है आपके पास में नॉट गेट। सबसे इंटरेस्टिंग है नॉट गेट आपके पास में। ठीक है, जो इसका सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक सर्किल बना देते हैं, और इसका जो ट्रुथ टेबल होती है बहुत सिंपल ट्रुथ टेबल होगी इसकी। ये हो गया आपका इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट है नॉट में। मान लेते हैं ए है, ये वाई है। अगर ये आपका ऑफ है तो ये ऑन मिलेगा, और ये अगर ऑन है तो ये ऑफ मिलेगा। बस बहुत सिंपल है। तो सबसे सिंपल नॉट गेट है। अगर आपको करंट नहीं चाहिए ऑन पे तो नॉट गेट लगा दो, करंट चाहिए ऑफ पे तो नॉट गेट लगा दो। दोनों स्विच ऑन करके आपको करंट चाहिए तो एंड गेट लगा दो, और किसी भी स्विच को ऑन करके आपको करंट चाहिए तो आर गेट लगा दो। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल क्या होती है? इट इज अ टेबल दैट शोज ऑल इनपुट आउटपुट पॉसिबिलिटीज फॉर ए लॉजिक गेट। इट इज आल्सो कॉल्ड ए टेबल ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, टेबल ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो गेट में गेट टाइप, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इन तीनों का सिंबल और इनकी ट्रुथ टेबल ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अब एक आता है आपके पास इसके बाद में इनके कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं? एंड नॉट गेट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको नैंड गेट बोलते हैं। नॉट एंड गेट का नाम है नैंड, NAND। इसको पढ़ते हैं नॉट एंड। क्या पढ़ते हैं इसको? नैंड गेट मतलब नॉट एंड।
नॉट एंड। तो सिंपल है, बहुत इजी बनेगा। पहले एंड गेट बनाओ। तो एंड गेट में आपने पता था कि दोनों को ऑन करना है तभी आपको करंट मिलनी है। ए बी दोनों ऑन। तो अच्छे से बनाओ। ये एंड हो गया। अब इसको नॉट कर देना है। एंड नॉट, नॉट एंड। तो इसके आगे जाकर के एक नॉट गेट जोड़ दो। ये बन गया नैंड गेट। कुछ लोग उसको नंद गेट बोलते हैं, NAND नंद। ठीक है, इसको नॉट एंड ही याद रखना, बहुत इजी हो जाएगा। नॉट एंड। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो इनपुट चाहे जितना हो जाए आपके पास में, कि ए बी हो गया, ये आपका वाई डैश होगा, यहाँ देगा ये आउटपुट, और जो फाइनल आउटपुट ये देगा ये वाई बनेगा। तो जो टेबल बनेगा ट्रूथ टेबल, उसमें सबसे पहले एंड वाली टेबल बनेगी। तो एंड वाली टेबल में ए बनेगी, बी बनेगी और वाई डैश बनेगा। ए बनेगा, बी बनेगा, वाई डैश बनेगा और फाइनली आपका वाई बनेगा। ठीक है, इसको सीखने के बाद में इसको समराइज करके एक सिंबल एक वर्ड में बनाएंगे टेबल। पहले इसको सीख लेते हैं, फिर इसका फाइनल टेबल यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। पहला वाला गेट आपका एंड गेट है। एंड गेट में अगर एक ऑफ है, दो ऑफ है, तो ये भी ऑफ होगा। ये ऑन है, ये ऑफ है, तो ये भी ऑफ होगा। ये ऑफ है, ये ऑन है, तो ये भी ऑफ होगा। ये ऑन तो ही ये ऑन होगा आपका। अब ध्यान से देखो, अगर ये ऑफ है तो ये ऑन होगा, ये ऑफ है तो ये ऑन होगा, ये ऑफ है तो ये ऑन होगा, और ये ऑन है तो ये ऑफ होगा। अब ए और बी के टर्म में इसका फाइनल बनाते हैं बुलियन अलजेब्रा या ट्रूथ टेबल। वाई डैश को बीच से एलिमिनेट करना है अपने को नंड गेट के लिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली वाई लिखना है अपने को। तो देखो, जब ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो ये आपको रिजल्ट देगा। ये ऑन है, ये ऑफ है, तो भी ये रिजल्ट देगा। ये ऑफ है, ये ऑन है, तो भी ये रिजल्ट देगा। और ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो ये ऑफ होगा। मैं लाइन एक्स्ट्रा बना लेता हूँ ताकि चीजें अलग हो जाए, समझ में आ जाए, याद रह जाए अपने को। ठीक है, तो जब आपसे नंद गेट का या नॉट एंड का ट्रुथ टेबल लिखने के लिए आएगा, तो आप एग्जाम में ये वाली टेबल लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि आउटपुट एक ही होना है, इनपुट चाहे जितना हो। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। एग्जाम में भूल जाओ तो इसको इस तरीके से बना करके सीख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो y है इट्स नथिंग बट a बार b है। क्या है? y नथिंग बट a बार b। मतलब हुआ कि जब a और b दोनों ऑन होंगे तो y ऑफ होगा। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन होगी y आपका ऑन मिलेगा। ठीक है, आर गेट और नैंड गेट में डिफरेंस क्या है कि आर गेट में जब दोनों ऑफ होता है तो ये भी ऑफ होता है। ठीक है, आर गेट के को देखो, जब दोनों ऑफ है तो ये भी ऑफ है। यहाँ पे देखो दोनों ऑफ है फिर भी ऑन है। एंड गेट, एंड गेट और नंड में क्या डिफरेंस है? तो एंड में आप देखो, जब ये इन दोनों में से कोई भी एक ऑफ था तो ये ऑफ था। यहाँ पे देखो इन दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो भी ऑन है। ठीक है, नॉट गेट में क्या है? नॉट गेट में आपके पास में एक ही इनपुट था, एक ही आउटपुट था। ठीक है, तो इस तरीके से नैंड गेट यानी नंद गेट आर और ना आर एंड से डिफरेंशिएट करता है अपने आप को। ठीक है, इसके बाद में एक और गेट बचता है, उसको बोलते हैं नॉर गेट। जिस तरीके से नॉट एंड बनाया है उसी तरीके से नॉर बनाएंगे। नॉर गेट, नॉर गेट को भी कैसे पढ़ेंगे हम? नॉट आर, क्या बोलेंगे? नॉट आर गेट। बस, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो खत्म प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या बनाओ? आर गेट बनाओ। आर गेट ऐसे बनता है,
और यहाँ पे लगा दो एक नॉट गेट, ये बन गया नॉट आर गेट। ट्रुथ टेबल बनाओ, ए बी वाई डैश एंड वाई। पहले आप जनरल ट्रुथ टेबल बनाओ समझने वाली, फिर इसका फाइनल बनाएंगे। ए बी वाई डैश एंड वाई, है ना। देखो ए ऑन है, पहले आपका बनाते हैं। ए ऑफ है, बी ऑफ है, तो वाई डैश भी ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन है, ये ऑफ है, तो ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ है, ये ऑन है, तो ये ऑन होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये भी ऑन है, ए भी ऑन है, ए भी ऑन है, ए भी ऑन है, तो ये ऑन होगा और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसका इक्विवेलेंट ट्रुथ टेबल बनाते हैं जिसमें ए बी और वाई हो खाली अपने पास, ए बी एंड वाई। ए है, बी है और वाई है। देखो ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो ये ऑन हो गया। ये ऑन, ये ऑफ, तो ये ऑफ हो गया। ये ऑफ, ये ऑन, तो ये ऑफ हो गया। ये ऑन, ये ऑन, तो ये ऑफ हो गया। बात समझ आ गई। तो नॉर और नन से परेशान नहीं होना है, खाली आपको बेसिक गेट, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट को ही ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ध्यान रखना है कि जो नार गेट और नंद गेट है, इनका अगर रिपीटेड यूज किया जाए तो इनको यूज करके आप आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं। इसलिए नंद गेट को और नार गेट को हम बेसिक ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नंद और नार को यूज करते हुए हम बना सकते हैं आर गेट को, एंड गेट को और नॉट गेट को। ठीक है, ओके। तो बेसिक गेट्स कौन कौन से हुए? आर एंड नॉट। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हुए? नार और नंद। ठीक है, नार नंद आपके बेसिक ब्लॉक्स हो गए। ये नार नंद का अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा एंड और नॉट गेट। ठीक है, कहो तो मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। चलिए मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, आर गेट बनाने की कोशिश करता हूँ नंद गेट यूज करके। ठीक है, मेकिंग आर गेट by using नंद गेट, नॉट एंड गेट। ठीक है, देखो कैसे बनेगा आपका नंद गेट। अच्छा, एक चीज तो हमने छोड़ ही दिया था, उसको समराइज करते हैं थोड़ा यहाँ पे चल के। ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। सिंपल तरीके से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहीं पे को लगा देते हैं, ये जो बाहर वाला सर्किट है ये यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया नंद गेट का।
इसी तरीके से जो नॉर गेट है इसका भी रिप्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, यहाँ पे नॉट लगा करके, क्योंकि अब जब सर्किट में यूज करेंगे तो इतना बड़ा गेट तो नहीं यूज करेंगे ना हम। चलिए, तो नंद गेट बनाना है, नंद गेट बनाना है मतलब नंद गेट को यूज करेंगे और देखते हैं नंद गेट को बना करके कैसे यूज करके हम ऑब्टेन करेंगे। आपका कौन सा गेट चाहिए अपने को? आर गेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, ये आपके पास ए और बी हो गया है। ठीक है, सपोज करो कि ये आपका ए डैश या ए बार कुछ भी लिख लो, जो भी रिजल्ट होगा ए डैश एंड बी डैश होगा, और ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका हम। ए बी ए डैश बी डैश और वाई। देखो ध्यान से, अगर ए को हम ऑफ कर दें, ए ऑफ कर दिया है हमने, आपको पता है कि ना इस गेट में रिजल्ट आपके पास क्या था, ये नॉट की तरह फाइनली बिहेव कर रहा था। ठीक है, नॉट की तरह बिहेव कर रहा था। तो जब हमने ए को 0 ले लिया, बी को 0 ले लिया, तो ए डैश बी डैश जो भी निकलेगा वो 1 1 निकलेगा, और 1 1 जब यहां से पास करेगा, दोबारा नॉट से पास करेगा, ये 0 दे देगा। आगे देखो, अगर इसको 0 ले लें, इसको 1 ले लें, तो 0 पास करेगा तो 1 देगा, 1 पास करेगा तो 0 देगा। आपको पता है 0 और 1 अगर पास करता था तो आपको 1 मिलता था। ठीक है, पीछे टेबल है। अगर ये 1 हो, ये 0 हो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो, ये भी 1 हो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब अगर इफेक्टिव टेबल इसको देखें ध्यान से, हम ए बी से कोरिलेट करते हुए, ए बी से कोरिलेट करते हुए देखें इसको, ए बी और वाई को बनाएं, देखो क्या बन रहा है। ये 0 0 था तो 0 मिला, 0 1 तो 1 मिला, 1 0 तो 1 मिला, 1 1 तो 1 मिला। अब पीछे जाकर के चेक करो, देखो ये आर गेट का ट्रूथ टेबल है कि नहीं। दिस इज आर गेट ट्रूथ टेबल आर नॉट, है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज करके नंद गेट का हमने आर गेट बना लिया। तो इसको इसलिए नंद गेट को और नॉर गेट को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes.
दो तरीके के आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं, लीनियर या एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल में दो ही वैल्यू होगी, ऑन ऑफ, और लीनियर में आपके पास में कंटिन्यूअस वैल्यू मिल सकती है, ठीक है, जो कि टाइम के साथ चेंज कर सकती है। इसी के साथ